हेलो बच्चों, वेलकम, अभिनंदन। जैसा कि बच्चों आप लोग कह रहे थे कि हम चैप्टर वाइज जो है रिवीजन कर लें एक बार हिंदी का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है खाली केवल क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे नहीं। तो क्वेश्चन जितने भी हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के, लघुत्रात्मक, रिक्त स्थान, सभी के उसका अपन कंप्लीटली इसमें रिवीजन करेंगे। रिक्त स्थान तो नहीं करेंगे क्योंकि व्याकरण भाग से पूछा जाएगा, लेकिन बाकी के जो इतने क्वेश्चंस बनते हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और जैसा पिछली क्लास में भी हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने देखा था उसमें हमने इसी प्रकार के क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, फिर लघुत्रात्मक भी करेंगे और बड़े प्रश्न भी करेंगे और कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आपको पीछे फिर से अलग से पढ़ना नहीं पड़े। जो कुछ भी पढ़ना है वो इसी क्लास में पढ़ लो और याद जो करना है वो भी इसी क्लास में याद कर लो। ठीक है, एक एक लाइन को खोद करके प्रश्न निकाले गए, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखो अगला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन कैसे कवि माने जाते हैं। अब बच्चों याद करो, अगर आपको याद होगा कि हरिवंश राय बच्चन साहब की शुरुआती जो कविता हैं उसमें हमें हालावाद की एक झलक दिखाई देती है, हालावाद के दर्शन होते हैं। और ये हालावाद से प्रभावित थे एक उमर खय्याम जो हुए हैं, फारसी के कवि उमर खय्याम, तो उनसे प्रभावित थे। और उनसे प्रभावित होकर के ये इसमें हिंदी में भी हालावाद की शुरुआत इन्होंने करी थी। हाला का मतलब होता है शराब, हाला का मतलब होता है मदिरा और प्रेम। और ये जो इनका प्रेम और शराब और हाला और इसी से रिलेटेड जो इनकी रचनाएं थी, तो वो सारी इस हालावाद से प्रभावित होने के कारण ही थी। आपने इनकी जो रचनाएं जब हम पढ़ते हैं, हमने इनका जो कवि परिचय कल देखा था, व्यक्तिगत और साहित्यिक परिचय, उसमें जब हम इनकी रचनाओं में जाते हैं तो वहां पे देखा ना कि इनकी रचना है जैसे मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। ये सारी रचनाएं एक प्रकार से मधु से ही रिलेटेड, मधु माने मदिरा। तो ये हरिवंश राय बच्चन साहब है बच्चों, ये हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, हालावाद। तो इस तरीके से आपको याद करना है। और देखो छायावाद में चार जो आधार स्तंभ आते हैं छायावाद के, जिसमें प्रसाद, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, ये चार जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स, कि हरिवंश राय बच्चन हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में अलंकार कौन सा है। ये पंक्ति है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। और देखो कि जहां अब क्या होता है, एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, और जहां जहां आवृत्ति होती है वहां वहां कौन कौन से अलंकार होते हैं मैं सारे ही बता देता हूं, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक अलंकार तो वहां होता है कि जहां अगर शब्द की आवृत्ति होती है, तो एक अलंकार तो होता है यमक। अब इसकी कंडीशन क्या है वो भी बताता हूं। दूसरा, जहां शब्द की आवृत्ति तो नहीं होती लेकिन अर्थ भिन्न होता है, तो वो होता है श्लेष। और एक होता है शब्द की आवृत्ति होती है वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। अब देखो यहाँ पे तीन कंडीशन है। यमक तो कहाँ होता है कि जहां शब्द का की आवृत्ति हो रही हो और वहां पे उसका अर्थ भी भिन्न हो, तो वहां पे होता है यमक। श्लेष क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति नहीं होती है लेकिन फिर भी अर्थ देश काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। और एक होता है पुनरुक्ति प्रकाश, जहां शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ सेम रहता है, अर्थ समान रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या अर्थ, यहाँ पे देखो कंडीशन कैसी है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब जल्दी, और फिर वही अर्थ है जल्दी, तो रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है शब्द की और अर्थ एक ही है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, पुनः उक्ति, यानी एक ही बात को दोबारा फिर से कहना, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ऑप्शन इसका द राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब बच्चन साहब की जो दो कविता है ना, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दोनों एक साथ हम करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चन की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना है, कौन सी रचना है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। तो ये सारी रचनाएं वैसे तो बच्चन साहब की है, हरिवंश राय बच्चन साहब की है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है बच्चों वो है मधुशाला। मधुशाला इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है।
अगला प्रश्न है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, इस पंक्ति का आशय क्या है? कवि सांसों के तार लिए फिरने से क्या तात्पर्य है? सांसों के तार से क्या तात्पर्य है? तो देखो इसका राइट आंसर क्या है कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूं, मैं लोगों से प्रेम का संचार करता हूं, या मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूं, या मैं लोगों को झंकृत करता हूं। तो इसका आशय क्या है? मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। कैसे रखता है कि जिस तरीके से जो वीणा होती है, जिसके तार होते हैं, उन तारों को हम झंकृत करते हैं, बजाते हैं, तो उसमें से ध्वनि निकलती है। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या कह रहा है कि मैं सांसों के दो तार लिए फिर रहा हूं, मतलब मेरा जो जीवन है ये संसार को समर्पित है, मैं स्नेह का संबंध रखना चाहता हूं, मैं संसार को प्रेम का संदेश देना चाहता हूं। तो ये क्या है कि मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूं। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अब देखो बच्चों, स्नेह सूरा, स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सूरा का मतलब होता है मदिरा। तो प्रेम को ही इन्होंने मदिरा मान लिया है, यानी उसी का रूप दे दिया है। तो जहां किसी चीज को किसी दूसरी चीज का रूप दे दिया जाता हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो बच्चों उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास में से राइट आंसर होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, पंक्ति में उर के उद्गार का भाव क्या है? उर मैंने हृदय, निज मैंने स्वयं के, तो मैं अपने स्वयं के हृदय के, उद्गार का मतलब होता है भाव लिए फिरता हूं, मतलब मैं अपने मन की ही बात करता हूं। जैसे कोई तो क्या करते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, वो लिखा ना अगली पंक्ति के, जग जिसकी हाँ में हाँ मिलाता है जग उसी की प्रशंसा करता है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो अपने मन के भाव, और मेरे मन के भाव क्या है? संसार को प्रेम का संदेश देना, है ना। मैं जो मन में मैं अभी महसूस करता हूं उसी को मैं अभिव्यक्त करता हूं। तो यहां पर तात्पर्य होता है अपने मन के विचारों से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, नाव बनाए कवि ने नाव क्यों बनाई? कवि ने मतलब ये जगत नाव बनाए, ये संसार जो है इस भव सागर से पार पाने के लिए, तरने के लिए, जो है वो तैरने के लिए जो वो नाव बनाता है। तो क्या करने के लिए नाव बनाई है बच्चों? तो संसार रूपी समुद्र से उद्धार हेतु लोग नाव बनाते हैं, मतलब नाना प्रकार के यत्न करते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म करते हैं। और कवि कह रहा है मैं भव सागर में मस्त बहा करता हूं, मुझे नाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न क्या है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद से क्या तात्पर्य है? तो कवि क्या कहता है, पहले तो कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मतलब यौवन का मतलब होता है युवावस्था। तो मैं युवावस्था का जोश है मेरे भीतर, लेकिन उसी जोश में उन्माद है, उसी जोश में अवसाद है, दुख है। तो यहां पे तात्पर्य क्या है कि प्रेम के पागलपन में विषाद, युवावस्था का जो जोश है उस जोश में जो प्रेम है उस प्रेम में विषाद, पागलपन। प्रयत्न करने के पश्चात भी कवि क्या नहीं जान पाया? तो बच्चों यहां पे कवि क्या कहता है कि हम जो है सत्य को नहीं पहचान पाए, और कितने ही प्रयास कर लिए लेकिन हम सत्य को नहीं पहचान पाए। क्या कारण है? हम इसलिए सत्य को नहीं पहचान पाए क्योंकि हम सत्य को पहचानने के लिए सांसारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, जबकि सांसारिक ज्ञान से हम सत्य को पहचान नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हृदय की सत्यता को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए तो कवि कहता है कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भूलाना चाहता हूं, और भूला रहा है कवि। तो राइट आंसर है बच्चों कि प्रयत्न करने के पश्चात भी कवि क्या नहीं जान पाया? तो हृदय की सत्यता को कवि नहीं जान पाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता। तो पंक्ति में जग क्या जोड़ता है? जग स्वर्ग जोड़ता है, घर जोड़ता है, धन जोड़ता है, या प्रसिद्धि जोड़ता है? तो बच्चों जग धन जोड़ता है, कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता धन वैभव, मैं उस पृथ्वी को प्रतिपग ठुकराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग से क्या भाव है? कभी कहता मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। तो शीतल वाणी में आग कैसे लिए फिरता है? अब देखो यहां से अगर पूछा जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है बच्चों, तो आप करेंगे विरोधाभास अलंकार। ठीक है, शीतल वाणी, क्योंकि वाणी तो शीतल है पर फिर भी उसमें आग की बात हुई है। तो राइट आंसर क्या है? शीतल वाणी में आग लिए फिरने से क्या तात्पर्य है? कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा का भाव। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, मैं फूट पड़ा से कवि का भाव क्या है? कवि कहता है मैं रोया, जगत कहता है उसे छंद बनाना,
और मैं फूट पड़ा उसे तुम कहते हो छंद बनाना, मैं रोया उसे जगत कहता है गीत, और फिर मैं फूट पड़ा मतलब रोया, उसको क्या कहते हो, उसको जो है मैंने दुखों को करुणा से कहा है, अपने करुण भावों को, अपने दुखों को व्यक्त किया है, तो जगत उसे, संसार उसे जो है वो छंद बनाना कहता है। मतलब कविताएं लिखता है कवि, तो कवि कहता है मैं तो अपने मन के जो भाव है उसी को खाली व्यक्त करता हूं, जगत उसे कुछ भी मान लेता है। और कवि कहता है मैं जो है, जगत मुझे कवि कह करके, ये जग मुझे कवि कह करके, संसार मुझे कवि कह करके क्यों बुलाए, मैं कवि नहीं हूं बल्कि मैं तो हूं एक प्रेम का नया दीवाना। मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं, मस्ती का संदेश क्यों कहा है, संदेश सुनकर के क्या होता है, तो संदेश सुनकर के जग जो है वो बच्चों क्या करता है कि जग झूमता है, झुकता है, लहराता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ इसका सही जवाब है कि जगत कवि के मस्ती के संदेश को सुनकर के झूमता, झुकता और लहराता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है का आशय क्या है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता का मतलब होता है बच्चों कि समय परिवर्तनशील है, लगातार आगे बढ़ रहा है, और लगातार आगे बढ़ रहा है, और अपनी परीक्षाएं भी बहुत नजदीक आ गई, अब तो टाइम टेबल भी डिक्लेयर हो गया है, तो अब हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी, हमें लगातार सतर्क रह करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। समय बड़ा बलवान है, बिल्कुल बलवान है भैया, जिसने समय को बर्बाद कर दिया समय उसको बर्बाद कर देगा, इसलिए हमें समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, समयानुसार कार्य करें, बिल्कुल जैसे समय चल रहा है उसके हिसाब से हमें कार्य करना है। राइट आंसर है ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है कि दिन का थका पंथी भी जल्दी जल्दी क्यों चलता है, थक चुका है फिर भी वो फटाफट फटाफट चल रहा है, क्या करने के लिए, रास्ते में रात्रि ना हो जाए, घर पहुंचने के लिए, मंजिल प्राप्ति के लिए, या उसे डर लग रहा है, तो इसलिए चलता है कि रास्ते में कहीं अपनी मंजिल प्राप्त करनी है और कहीं रास्ते में रात नहीं होता है, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कवि जो है वो जल्दी जल्दी चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे किस प्रत्याशा में होंगे, कवि कहता है ना कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चे किस प्रत्याशा में होंगे, बच्चे इस प्रत्याशा में होंगे कि हमारे माता पिता, हमारे परिजन आते होंगे, और जैसे ही चिड़िया के मन में ये भाव आता है तो चिड़िया और तेज गति से, तेज कदमों से, तेज पंखों से दौड़ती है, उड़ती है। लेकिन यही बात जब कवि के मन में आती है, कवि कहता है कि मैं हूं किसके हित चंचल, मैं किसके लिए उतावल करूं, घर पे मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है। आगे क्या कहता है, भरता उर में विहलता है, विहलता से क्या होता है, तो भरता उर में विहलता है, ये भाव जैसे ही कवि के हृदय में आता है उसके हृदय में एक व्याकुलता छा जाती है, उसके पांव शिथिल पड़ जाते हैं, तो पद शिथिल हो जाते हैं बच्चों। राइट आंसर है ऑप्शन ब कि उसके पांव ढीले हो जाते हैं, तो क्योंकि उसका घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है। तो ये तो हमने किए हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए हैं इसका अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, है ना, EDUCATION, एजुकेशन, और RISE। इस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ओनली 99 रुपए में पूरा कोर्स मिलेगा आपको, यहाँ पे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, और आपको यहीं पर ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की सबसे बड़ी सुविधा क्या होती है बच्चों कि जब आप टेस्ट सबमिट करोगे फाइनली जितने क्वेश्चंस अटेंड करके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा हाथों हाथ, आपको बता दिया जाएगा आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कितने छोड़ दिए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है ये भी बताएगा, और साथ ही साथ ये बताएगा कि आपकी रैंक क्या है, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, ये ऐप आपको, ये टेस्ट जो है वो आपको बताएगा। तो ये कंप्लीटली आपको टेस्ट जो है बच्चों इस ऐप में मिलेंगे, और इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे मुझे, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे जब आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, हमारे व्हाट्सएप का, हमारे वेबसाइट का, हमारे टेलीग्राम चैनल का, हमारे प्लेलिस्ट का, कोर्सेज का, सबका लिंक मिल जाएगा। तो यहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओनली 11 रुपए में हम आपको ये कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे न केवल हिंदी बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे आपके नोट्स बच्चों वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। और नोट्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएगा, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है कि
कि जग जग जीवन का भार से कवि का क्या आशय है। कवि कहता है ना, आत्मपरिचय कविता में हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैंने कहा था कि हम इसमें ऐसे ये सारे प्रश्न कर लेंगे और एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनाया बच्चों। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया ना तो आपको उसकी व्याख्या पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बच्चों कर लेंगे। तो देखो क्या कहता है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, तो इसका तात्पर्य क्या है कि कवि का आशा है कि संसार में रह करके मनुष्य को अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। जीवन के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमें निभाना पड़ता है, हमारे उत्तरदायित्वों की पूर्ति हमें करनी होती है। इस कारण जीवन आसान नहीं रह जाता। अब जब हम ये कर्तव्य जब हम निभाते हैं, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं, तो हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन इतना आसान नहीं है। जीवन में कर्तव्यों के निर्वहन करने को ही कवि ने जग जीवन का भार कहा है। लेकिन कवि क्या कहता है, हालांकि इसमें नहीं लिखा हुआ है, पर कवि कहता है कि मैं भले ही जगत के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए कष्टों का सामना करता हूं, लेकिन फिर भी मैं इस जगत को प्यार का, मस्ती का संदेश देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कवि ने सांसों के दो तार किसे कहा है और क्यों कहा है। कवि कहता है ना, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। तो कवि ने जीवन की तुलना तारों के बाजे से की है। अब देखो कैसे की है कि जीवन सांसों के चलने तक उसी प्रकार चलता है, जब तक हम सांस ले रहे हैं निकाल रहे हैं, ले रहे हैं निकाल रहे हैं। मतलब क्या है, एक प्रकार से जैसे ये हमारा जो वीणा है वो जब तक चलता रहेगा तब तक हम जिंदा हैं। जब तक हम वीणा के तारों को झंकृत करते रहेंगे तब तक ही उसमें से ध्वनि निकलती रहेगी। तो जीवन सांसों के चलने तक उसी प्रकार चलता है जैसे तारों को छेड़ने तक उससे संगीत की मधुर ध्वनि जो है वो निकलती है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, तीसरा बच्चों, क्या कहा है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, कथन से कवि का क्या आशय। कवि क्यों कहता है ऐसा कि मैं इस जगत का ध्यान कभी नहीं करता, जगत मेरे बारे में क्या कहता है या और किसी के बारे में क्या कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अथवा कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता, यह प्रश्न भी आ सकता है। अगर दोनों में से कोई भी प्रश्न आवे तो आपको आंसर कैसे लिखना है। देखो कि संसार जो है ना ये स्वार्थी है। संसार के प्रति अपने संसार का उद्देश्य और कवि का उद्देश्य अलग अलग है दोनों का। संसार कैसा है, संसार स्वार्थी है। और कवि क्या करता है, कवि त्याग और निस्वार्थ प्रेम के आदर्श में विश्वास करता है। संसार धन वैभव इकट्ठा करने में लगा हुआ है, संपत्ति इकट्ठी करने में लगा हुआ है, जबकि कवि क्या कहता है, मैं ऐसे संसार को प्रतिपग ठुकराता हूं। तो अब दोनों का उद्देश्य अलग अलग हुआ, संसार का उद्देश्य अलग, कवि का उद्देश्य अलग, जबकि संसार का आचरण उससे भिन्न है। ठीक है, दोनों के जुदा रास्ते हैं। संसार धन वैभव इकट्ठा करने में लगा हुआ है और कवि क्या करता है, कवि त्याग में विश्वास करता है। लिखा ना, कवि त्याग और निस्वार्थ प्रेम के आदर्श में विश्वास करता है। अतः कवि जग का ध्यान नहीं करता है। और साथ ही साथ एक बात और है कि जगत मेरे बारे में क्या कहता है, इस बात का भी कवि कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये हमने किया है नेक्स्ट प्रश्न तीसरा। चौथा प्रश्न क्या है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अगली पंक्ति नहीं लिखी है, जो जग की गाते। संसार किसको पूछता है, तो भाई संसार ऐसे लोगों को पूछता है। संसार का मतलब संसार के लोग ऐसे लोगों को ही पूछेंगे जो उनकी चापलूसी करेगा। अब जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चापलूसी करेगा तो सामने वाला व्यक्ति भी उसका मान सम्मान करेगा या उसको पूछेगा। पूछने का मतलब है उसको एक प्रकार से आवभगत करना उसकी। तो कवि क्या कहता है कि संसार स्वार्थी है, एक बार फिर से, कि जो उसके स्वार्थ को पूरा करता है वही उसे प्रिय लगता है। और कवि कहता है भाई मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो अपने मन के भावों का उद्गार करता हूं, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, मैं किसी के तलवे नहीं चाटता। जो उसके मन के अनुकूल बातें कहता है, जो ठकुर सुहाती कहने में विश्वास रखता है, संसार भी उसी व्यक्ति को पसंद करता है। और जो निष्पक्ष रहता है ऐसे लोगों को संसार नहीं पूछता, ऐसे लोगों को कोई भी नहीं पूछता। लेकिन फिर भी कवि कहता है भाई मैं अपने मन के भावों को मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं तो अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूं, भले ही मुझे संसार नहीं पूछे।
फिर क्या कहा है कि जग की गाते से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि कहता है ना कि जो जग को, यहां पे देखो अगली पिछली पंक्ति में क्या लिखा है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। तो जो जग की गाते से क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य होता है, जग की गाने का तात्पर्य है कि संसार की इच्छाओं के अनुसार काम करना। जैसा लोग पसंद करते हैं अगर वैसा आप करते हो तो लोग आपका सम्मान करेंगे। दूसरों को प्रिय लगने वाली चाटुकारितापूर्ण ठकुर सुहाती बातों को ही कवि ने जग की गाने को कहा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों कि निज उर के उद्गार और निज उर के उपहार से कवि का क्या आशय है। कवि कहता है मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। तो कवि का आशय है कि वह दूसरों को खुश करने के लिए कविता नहीं लिखता, बल्कि कैसी कविता लिखता है, निज उर के उद्गार, अपने हृदय के भावों को व्यक्त करता हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए कविता नहीं लिखता, मैं किसी को प्रसन्न करने के लिए या उसका विश्वास पात्र बनने के लिए मैं कविता नहीं लिखता। मैं तो जगत में जो मुझे दिखाई देता है, जो जगत के कल्याण के जो भाव हैं, जो जगत के लिए अच्छा है, जो मेरे मन में मुझे अच्छा लगता है, वो भाव मैं लिखता हूं। तो ये तो हो गया निज उर के उद्गार। फिर देखो क्या है कि उसकी कविता में उसके मन के भाव प्रकट होते हैं और कविता में प्रकट उसके प्रेम भरे भाव उसकी ओर से लोगों को दी गई भेंट है। ये जो इसके मन के जो भाव है ना, यही संसार को भेंट है। निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मतलब ये मेरे भाव, मेरे विचार इस जगत को मेरी तरफ से उपहार स्वरूप हैं, भेंट स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि मैं जगत के कल्याण की बात करता हूं, जगत के कल्याण के लिए काम करता हूं, जगत को प्रेम का संदेश देता हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं करता, मैं किसी व्यक्ति विशेष की चाटुकारिता नहीं करता, मैं तो समाज के लोगों के मानवता की भलाई के लिए काम करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्या कहता है कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। एक एक लाइन से प्रश्न बन सकता है और अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया बच्चों, तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। देर नाइट हुई और फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और मैं लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक बच्चों आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा। हम न केवल हिंदी पढ़ते हैं बल्कि हिंदी कंपलसरी के साथ साथ हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। और हमारी जो क्लासें रहती है उसका टाइम भी फिक्स है, शेड्यूल उसका फिक्स होता है कि हमारी जो क्लास रहती है बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, सुबह 6 बजे हमारी हिंदी की क्लास रहती है और सुबह 7 बजे जो है ये हमारी हिंदी साहित्य की, ये हिंदी अनिवार्य की क्लास है और ये 7 बजे हिंदी साहित्य की क्लास है। तो इस तरीके से हमारी क्लासें आती है, फिक्स रहती है। ये तो होगी मॉर्निंग की क्लास। शाम की जो क्लास होती है उसमें 6 बजे इतिहास की क्लास, 7 बजे राजनीति विज्ञान, 7:30 बजे इंग्लिश और 8:30 बजे बच्चों होती है ज्योग्राफी की क्लास। ये कंप्लीट शेड्यूल चलता है जिसमें 7 बजे की क्लास और 8:30 बजे की क्लास जो है ये हमारी दोनों लाइव क्लासेस रहती है। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीटली तैयारी करवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। क्या कहता है कवि, क्या कहता है कि यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि क्या कहता है कि ये संसार जो है ना, ये अपूर्ण है, ये अधूरा है और ये अधूरा संसार मुझको तो पसंद नहीं है भाई। क्या कहते हैं कि संसार में सब कुछ अपूर्ण अधूरा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी माया मोह में फंसे हुए हैं तथा राग द्वेष और स्वार्थपरता में लीन है। कवि का अपना अलग ही सपनों का संसार है, कवि उसी में पूर्णता पाता है और अगर वो भी उसके थोड़ी देर के बाद में अगर वो भी उसके अनुकूल नहीं हो तो कवि उसको भी मिटाता है और एक और नए काल्पनिक संसार का निर्माण कवि मन ही मन कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों 8वां कि जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं। इस पंक्ति में कवि किस और संकेत करता है कि हृदय में आग जला करके मैं स्वयं जलता हूं, इससे क्या तात्पर्य है। तो इस पंक्ति में कवि का संकेत जीवन में आने वाली समस्याओं और चिंताओं की ओर है। ये चिंताएं उसे निरंतर कष्ट देती है, मतलब जीवन में जो कठिनाइयां, जो परेशानियां, जो अड़चने आती है उससे हम दुखी होते हैं। और कवि के मन में जो भाव थे, जो उसका जो व्यक्तिगत तकलीफ थी, उससे थोड़ा सा प्रेरित था कवि और इसलिए ये सारी बातें करी है। नेक्स्ट पंक्ति में क्या है कि सुख दुख के प्रति कवि का क्या भाव है। तो कवि क्या कहता है, भाई मैं तो सुख दुख दोनों में समान रहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूं। तो कवि सुख और दुख को समान भाव से ग्रहण करता है। वह सुख में प्रसन्न और दुख में दुखी नहीं होता, वह गीत के सुखे दुखे समय कृत्वा से प्रभावित है।
तो वो हमेशा एक जैसी, भले परिस्थितियां कैसी हो, वो समान दशा में हमेशा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भव सागर से तरने के लिए कवि क्या उपाय करता है। कवि कहता है ना कि ये जग भव सागर तरने को नाव बनाए, पर मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। तो क्या कहता है कि भव सागर को पार करना अत्यंत कठिन है। इस संसार से पार पाना भाई हर किसी के बस की बात नहीं है। संसार भव सागर तरने को नाव बनाता है। नाव बनाने का मतलब होता है कि लोग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग जत्न करते हैं। कोई धर्म पुण्य करता है तो कोई कुछ और जो है वो भगवान की स्तुति करता है, परंतु कवि सागर में उठने वाली लहरों को ही सागर को पार करने का साधन बना लेता है। कवि कहता है मुझे तो इस संसार में ही रहना है ना, मैं इस संसार में ही रह करके मैं सब काम करता हूं। कवि का तात्पर्य यह है कि वह संसार की कठिनाइयों के बीच से गुजरकर अपनी सफलता की मंजिल पर पहुंचता है। तो बच्चों देखो, हमने ये किए हैं 10 प्रश्न, इससे पहले किए हैं ऑब्जेक्टिव के 17 क्वेश्चंस, तो टोटल हो गए हमारे 27 प्रश्न। और इसमें एक और क्लास हम ले लेंगे, क्योंकि एक क्लास इसकी पहले हो चुकी है, हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। साथ ही साथ कवि का जो परिचय है ना, कवि जो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन साहब हैं, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व हमने पिछले वीडियो में ले लिया था। बाकी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिए हैं, और अभी जो अपना दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसके थोड़े कम प्रश्न आए हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। और कुछ आत्म परिचय कविता के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो भी हम अगली नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ले लेंगे। तो बच्चों कैसी लगी ये क्लास आपको, कमेंट जरूर करिएगा। मॉर्निंग की अपनी 6 बजे की एवरीडे आपको 6 बजे क्लास मिलती है, निरंतर क्लास मिलती है, और इसी तरीके से हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमारे एग्जाम में अभी बहुत टाइम बचा है बच्चों, क्योंकि पहले ये लगता था कि शायद 15 तारीख के बाद कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, तो बट अब मार्च में एग्जाम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कंप्लीटली तैयारी कर लेंगे। हमारे पास अभी अच्छा समय बचा हुआ है, और उस समय तक हम आपकी डिटेल्ड स्टडी करवा देंगे, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। रिक्वेस्ट आपसे, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, और साथ ही साथ जो हमारी बाकी जो क्लासेस आती हैं वो क्लासेस भी आप देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।